ये 28वां दिन है, तो हमको 19 के 14 दिन पीछे जाना है, यानी कि लगभग आपकी ये 4-5 जुलाई पड़ेगी। इसकी अबाउट 650 to 700 के बीच में लाई करती है, ज्यादा नहीं करती है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से बिलोंग नहीं करता है। तो फीमेल में आपके पास XX ही एग बनेंगे, आपके पास जितने भी बनेंगे XX ऑल सेम बनेंगे, बट वहीं पे मेल्स में आपके पास एक X वाला स्पर्म होगा एंड एक आपके पास O वाला स्पर्म होगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत मस्त है, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई में। तो लास्ट टाइम हमने सैम्पल पेपर किया था, आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट सेट जो है, नेक्स्ट सेट आज हम करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। तो आपको पता ही है पैटर्न, आपके पास 16 MCQs होंगे 1 मार्क्स के, दिन आपके पास B सेक्शन, C सेक्शन, D सेक्शन, ये आपके पास होगा। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर फिर भी किसी को फील होता है तो वी आर हैविंग यहाँ पे कि A सेक्शन जहाँ पे 16 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, B सेक्शन 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, C सेक्शन 7 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, D सेक्शन 2 केस बेस्ड क्वेश्चन एंड E सेक्शन आपके पास जहाँ पे 3 क्वेश्चन होंगे 5-5 मार्क्स के। क्लियर है? तो पहले यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग A सेक्शन के अंदर, भैया लेट मी चूज द पेन का कलर, यस। तो ड्यूरिंग द pollen formation the generative cell divides to give rise to 2 male gametes। तो what will be the ploidy of generative cell? प्लॉइडी क्या होगी जनरेटिव सेल की? तो आपको पता होना चाहिए कि जो pollen grain बनता है, pollen grain बनता है, pollen grain अपने आप में ही एक हैप्लॉइड सेल होता है, pollen grain अपने आप में एक हैप्लॉइड बॉडी होती है, और जनरेटिव सेल को और 2 गेमीट्स जो भी आपके वहां पे बनेंगे वो भी माइटोसिस से होंगे, वो माइटोसिस से होंगे, मतलब हैप्लॉइड टू हैप्लॉइड जाएगा। तो वी ऑल नो प्लॉइडी कैसी होगी, N 2N 3N एंड 4N। तो क्या आंसर होगा भाई हमारा? यस एवरीवन, व्हाट विल बी द आंसर? ओनली N। जनरेटिव की आपकी प्लॉइडी हो जाएगी N हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास मदर सेल्स होती हैं, MMC होती हैं, व्हाइट इज मूविंग, जिसके अंदर मियोसिस होता है, मियोसिस हुआ, पॉलन बना एंड पॉलन में फिर माइटोसिस होता है और आपके पास सेल बनता है, 2 सेल बनते हैं, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव, उसके बाद अगेन माइटोसिस, वेजिटेटिव एंड 2 जनरेटिव आपके यहाँ पे आ जाते हैं, राइट। तो आपके पास अगर देखो तो MMC डिप्लॉइड थी, मियोसिस हुआ, हैप्लॉइड हुआ, यहाँ पे माइटोसिस हुआ, बोथ हैप्लॉइड हैप्लॉइड एंड अगेन हैप्लॉइड हैप्लॉइड, तो आंसर विल बी हैप्लॉइड। क्लियर है? आगे देखिए, कीवी, कीवी इज अ डाइशियस स्पीशीज, कीवी इज अ डाइशियस स्पीशीज, which of the following method can be definitely ruled out as a possible mode of pollination in its case? Clistogamous, Chasmogamous, Gymnogamy and Xenogamy। Here हमारे जो ऑप्शंस हैं वो नीचे हैं, थोड़ा सा नीचे यहाँ पे है, अगर आप देख पा रहे हैं, अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो सकता है इसके आंसर्स देखने में। आपको बस इतना याद रखना है कि कीवी का प्लांट है, डाइशियस स्पीशीज है। डाइशियस का मतलब क्या होता है? वी ऑल नो, डाइशियस माने, डाइशियस मतलब मेल प्लांट अलग होगा एंड फीमेल प्लांट अलग होगा, मेल एंड फीमेल प्लांट अलग अलग जगह पे होंगे, तो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर भी आपके अलग अलग जगह होंगे। तो इसने क्या रूल आउट कर दो, कौन सा? एज अ पॉसिबल मोड ऑफ पॉलिनेशन इन केस, कौन से को रूल आउट कर सकते हैं हम? क्या हम क्लिस्टोगैमी और ओटोगैमी को रूल आउट कर सकते हैं? बिल्कुल, रूल आउट करना मतलब निकाल दो जो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे क्लिस्टोगैमी पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्लिस्टोगैमी ओटोगैमी में होता है, जहां पे आपके पास एक फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, और मोनोशियस के अंदर डाइशियस जब आपका प्लांट होता है तो वहां पे सारे फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं, और क्लिस्टोगैमी जो आपका होता है आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है, तो नहीं हो पाएगा। चेस्मोगैमस, यस चेस्मोगैमस हो सकता है, इट इज पॉसिबल कि चेस्मोगैमस आपका हो जाए, यस और नो? चेस्मोगैमस हो सकता है कि नहीं हो सकता? चेस्मोगैमस ओटोगैमी लिखा है, सी यहाँ पे फिर अगेन चेस्मोगैमी ओटोगैमी, मतलब क्या है यहाँ पे? चेस्मो ओटोगैमी का कि अपने दूसरे फूल पे, तो मेल टू मेल नहीं जा सकता, ये भी हट गया। जिक्नोगैमी, एक ही प्लांट पर दूसरा फूल,
ये भी रूल आउट हो गया। जीनोगैमी यहां हो सकता है, तो हम PQR को रूल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर है PQR। यस, हमारे पास है PQR को हम रूल आउट कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया, PQR। ठीक है, अब यहां पे देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अरुण thinks that identifying exact mRNA sequence from a protein sequence is difficult. Is he correct and why? क्या वो करेक्ट है और क्यों है? No, as the genetic code is universal. Yes, as the genetic code is degenerate. No, as the mRNA is translated into a protein sequence. Yes, as the mRNA contain intron, which are non-coding sequence. What will be the answer? What will be the answer? Answer is very easy if you see. देखो सीधी सी बात है, बहुत सिंपल बात है। इसने क्या कहा है कि भैया हमने mRNA सीक्वेंस से प्रोटीन का सीक्वेंस पता कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि mRNA के उन ट्रिपलेट से ही तो हमारे प्रोटीन बनते हैं। बिल्कुल, और हमारे जो जेनेटिक कोड होते हैं वो डीजेनरेट कोड भी होते हैं, है ना। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, यस, कि जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट। यहाँ पे इंट्रोन और नॉन कोडिंग का कोई मतलब नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, कि हमारे जेनेटिक कोड डीजेनरेट भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रिपलेट भी मिलेंगे जो एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल UUA फिनाइल एलानिन बनाएंगे, तो पॉसिबल है। आगे देखो, क्रिकेट्स आर इंसेक्ट। क्रिकेट्स कौन से क्रिकेट्स, ये खेलने वाले क्रिकेट्स नहीं है, ये ग्रास होपर्स, टिड्डे, वो क्रिकेट्स है। Crickets are insects that follow XO type of sex determination. Which of the following statement is always true about this type of sex determination? Eggs have an O chromosome will give rise to a male cricket. Eggs that have X chromosome will give rise to female cricket. Sperms that have an X chromosome will give rise to male cricket. Sperms that have O chromosome will give rise to male cricket. Yes, बताइए, what will be the answer? क्या आंसर हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू बोला इसने। अब देखो समझने की बात, अगर आप यहाँ पे देखें तो हमको एक बात पता चलेगी कि हमारे जो इंसेक्ट होते हैं ऐसे वाले जो इंसेक्ट्स होंगे, यहाँ पे मेल है, फीमेल है। फीमेल XX क्रोमोसोम होता है, मेल XO होता है। तो फीमेल में आपके पास XX ही एग बनेंगे, आपके पास जितने भी बनेंगे XX ऑल सेम बनेंगे, बट वहीं पे मेल्स में आपके पास एक X वाला स्पर्म होगा एंड एक आपके पास O वाला स्पर्म होगा। यानी आपके पास 50% अलग है, 50% अलग है, बट यहाँ पे आपके पास 100% सेम है। तो फीमेल का तो X ही है, तो फीमेल तो डिसाइडिंग फैक्टर है ही नहीं यहाँ पे। ये हो सकता है कि X का स्पर्म, अगर X स्पर्म X एग के साथ जाए तो आपके पास XX कंडीशन में फीमेल बनेगी। अगर आपके पास O स्पर्म है और X तो एग तो एक ही है, सारे X वाले हैं, तो XO कंडीशन दैट विल बी फॉर्म मेल। ये क्या बनाएगा, मेल बनाएगा। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये कि X जिसके पास O स्पर्म है वही क्या बनाएंगे, मेल बनाएंगे। X वाले फीमेल बनाएंगे, मेल नहीं बनाएंगे। और फीमेल तो हमारी है ही नहीं डिसाइडिंग फैक्टर, तो ये तो इंक्लूड ही नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि भैया ऑयस्टर्स आर जनरली आइदर डार्क और लाइट इन कलर। Dark oysters excel in dark environment. White light oysters thrive in bright environment. Intermediate color oysters are disadvantaged, lacking effective camouflage in either setting. Which type of natural selection does phenomena exemplify? Directional, stabilizing, descriptive, और आपका एक natural selection. Yes, what will be the answer? क्या है ये आपका natural selection है? No, it will be disruptive type. It will be disruptive type. डिसरप्टिव क्यों होगा, क्योंकि दोनों को ही डिसरप्ट कर रहा है ना, इसलिए। नेक्स्ट है कि एक टीम है आपकी आर्कियोलॉजिस्ट की, जिसको एक फॉसिल मिला है जिसकी ब्रेन कैपेसिटी मोर देन 700 सीसी की है। 700 सीसी से ज्यादा की ब्रेन कैपेसिटी है। स्ट्रक्चर और उसकी जो फाइंडिंग है ऑसिफिकेशंस की और उसकी जो भी है, उसमें ऐसा है कि भाई वो टूल यूज करते थे आपकी हंटिंग के लिए। तो बताओ ये कौन सा है, इसमें से विच स्टेज ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन इज दिस क्रिएचर नॉट फ्रॉम, किसमें से ये नहीं है, नहीं है, नहीं है।
होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस, निएंडरथैल एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अगर आपको ध्यान है तो हम यहाँ पे होमो हैबिलस से इसको नेम करना शुरू करते हैं कि होमो हैबिलस की 750 से लेके 800 तक आपकी ब्रेन कैपेसिटी होती है। वहीं पे आपके पास होमो इरेक्टस आते हैं जिनकी ब्रेन कैपेसिटी लगभग 900 हो जाती है। यहाँ पे इनकी 900 सीसी हो जाएगी। एंड आपके पास यहाँ पे अगर आप निएंडरथैल की बात करोगे तो ये डायरेक्ट 1400 पे आ जाते हैं। आपके पास ऑस्ट्रेलोपिथेकस है जिसकी 700 सीसी से कम है, इसकी अबाउट 650 टू 700 के बीच में लाई करती है, ज्यादा नहीं करती है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से बिलोंग नहीं करता है। आंसर विल बी ऑस्ट्रेलोपिथेकस। आगे आपके पास करेक्ट आपको मूवमेंट बतानी है डीएनए की ऑन एगरोस शेल एंड रीजन, उसके लिए रीजन भी ठीक है कि भाई ऑप्शन पी यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज ऑन हिस्टोन, क्यू नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज ऑन हिस्टोन, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज ऑन डीएनए, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज ऑन डीएनए। देखो जब भी हम बात करें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो एगेरोस जेल आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लाई करता है, वहां पे हम हिस्टोन को पहले ही रिमूव कर देते हैं। ऑल वी हैव इज डीएनए और डीएनए इज हैविंग पॉजिटिव नो नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जो नेगेटिव से पॉजिटिव एनोड पॉजिटिव की तरफ भागता है, यानी हमारे पास पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं नेगेटिव टू पॉजिटिव हमारा मूवमेंट होता है, क्योंकि चार्ज जो हमारा डीएनए पे है वो नेगेटिव होता है। तो हमारा जो करेक्ट हो जाएगा दैट विल बी एस टाइप। क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। ठीक, आगे देखो हमारे पास मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है एक डोमिनेंट रेट की एक्सप्रेस दिखाने की ऑफस्प्रिंग में आफ्टर ए टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस के बाद कितनी पॉसिबिलिटी है आपके डोमिनेंट रेट दिखाने की? आप टेस्ट क्रॉस कर रहे हो है ना, टेस्ट क्रॉस कर रहे हो तो यहाँ पे कितना आएगा? 25, 50, 75, 100 एंड 100। कितनी पॉसिबिलिटी है? मिनिमम कम से कम कितनी पॉसिबिलिटी है? मैक्सिमम नहीं पूछा, मैक्सिमम तो आपका 100 हो सकता है, मैक्सिमम 100 हो सकता है, मिनिमम 50 होगा। कैसे होगा? मिनिमम ऐसे होगा, व्हाट इफ आपके पास ये वाला सीक्वेंस है तो टेस्ट क्रॉस आपने करा तो यहाँ पे इस 25% में और 25% में इसी का इफेक्ट दिखेगा, तो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी द 50% की मिनिमम इतना दिखाएंगे, मैक्सिमम हम 100 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम हम 100 भी शो कर सकते हैं। राइट आगे देखिए, आगे हमारे पास है विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल, कौन सी प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन विस्की आफ्टर फर्मेंटेशन, मॉल्टिंग, डाइल्यूशन, डिस्टिलेशन एंड मैचुरेशन। यस, कौन सी से करते हैं हम भैया? परसेंटेज ऑफ एल्कोहल किससे बढ़ाते हैं हम? कौन सी प्रोसेस होती है यहाँ पे? तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टिलेशन, ओनली डिस्टिलेशन। जहां पे हम क्या करते हैं, अगर आपने नोटिस कभी करा है, तो आपके पास इस तरीके से आती हैं कुछ चीजें, यहां से बूंदे टपकेंगी, इधर आपके पास ग्लास इधर भरता रहेगा, इधर लिक्विड है, इधर से आप आग लगाते हैं, इधर से आपका उबलेगा, भाप बन के यहां से निकल जाएगा। ये डिस्टिलेशन की प्रोसेस होती है और ये डिस्टिलेशन की प्रोसेस आपकी यहाँ पे यूज भी की जाती है। आगे आपके पास है कि व्हाट डज वन इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नेम्ड HIN-S2-1 इंडिकेट्स। आपके पास एक एंजाइम है जिसका नाम है HIN-S2-1, इसका क्या मतलब है? It cut after first nucleotide in restriction site. It is first enzyme isolated from strain S2 of bacterium. There is definitely more than one enzyme isolated from the same, and there is only one enzyme that can be used to digest a plasmid from strain S2 from the bacteria. Yes. बताओ क्या मतलब है? देखो हम किसी भी बैक्टीरिया का अगर नाम दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इसका नाम लिख लेते हैं HIN-S2-1 है ना, तो हमारे पास नाम है HIN-S2-1। यहां पे H का मतलब इस वी नो दिस एंड दिस, ये हमारा जीनस है, ये हमारी स्पीशीज है। जीनस क्या है? हीमोफिलस, और स्पीशीज क्या है? इन्फ्लुएंजा। S2 हमारा स्ट्रेन है और ये एक रोमन नंबर है। S2 स्ट्रेन से
पहला एंजाइम निकाला गया वो ये कह रहा है S1 अगर यहाँ पे 2 होता मतलब इस स्ट्रेन से सेकंड नंबर का ये एंजाइम है। तो यहाँ पे आपके पास बेटा आंसर क्या हो जाएगा ये कि ये पहला एंजाइम है जो हमने S2 स्ट्रेन से आइसोलेट करा है। ठीक है, आगे देखिए, सुमी एंड निशा सेड फॉलोइंग अबाउट सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट। सुमी, gametes are not required for hybridization and निशा ने कहा कि भैया resultant plant that grow after fusion of cell is genetically identical to the parent। अब आपको बताना है who among them is or are correct, और क्यों करेक्ट है ये भी हमको बताना है, क्यों करेक्ट है ये भी हमको बताना है। तो इसका आंसर जो है मुझे फटाफट से दे दीजिए। मेरी क्लास चल रही है, क्लास में हूं मैं, क्लास में। चलिए, हाँ जी बताइए, थोड़ा फोन आ गया था भाई आप लोगों के लिए। तो आंसर यहाँ पे होगा कौन सी करेक्ट है? ओनली सुमी करेक्ट है यहाँ पे भैया, ओनली सुमी करेक्ट है। देखो एक बार दोनों के ना आंसर देखिए आप सभी, दोनों ने क्या कहा। सुमी ने कहा कि आपके पास जब आप हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हो, है ना, यहाँ पे लिखा है कि निशा एंड सेड अबाउट सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की बात की गई है। सोमैटिक में क्या होता है, कोई भी आप ले सकते हो, एनी बॉडी, आपके पास स्टेम है, आपके पास लीफ है, किसी भी और एक्सप्लांट का आप सेल ले लीजिए, टिश्यू ले लीजिए, गैमीट नहीं जरूरी होते हैं और उन्हीं से आप हाइब्रिडाइज कर दो। जैसे टोमेटो के सेल लिया और पोटैटो के सेल लिया, मिक्स कर दिया, हाइब्रिडाइज कर दिया और आपके पोमैटो बन जाता है। तो ऐसे ही इसने सुमी ने सही कहा कि गैमीट्स हमको नहीं चाहिए। वहीं पे निशा ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो रिजल्टेंट प्लांट बनेगा वो फ्यूजन ऑफ सेल्स बनेगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पैरेंट प्लांट नहीं, वो एक मिक्सचर बनेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है हम डिफरेंट, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओनली सुमी करेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ आपकी सुमी करेक्ट है, बाकी गलत है। ठीक है, आगे देखो, आगे हमारे पास आंसर आता है रूपल से। रूपल कहती है कि मेराइन फूड चेन वेदर द पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड द 100% रूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज नॉट एप्लीकेबल, इज शी करेक्ट एंड व्हाई? बताइए बताइए जल्दी से बताइए। पहला है कि नो, बिकॉज एवरी लेवल स्टिल गेट्स 10% ऑफ एनर्जी फ्रॉम द लोअर सेल। फिर कह रहे यस, बिकॉज द मोर कंज्यूमर्स and so more energy is transferred, and no, because the pyramid of biomass can never be inverted from any food chain. Yes, because there is lower biomass of producers in the food chain, so less energy is transferred. देखिए अब यहाँ पे इसने किसके लिए कहा है कि मेराइन के लिए, है ना, कि भाई मेराइन जो होता है सब्सटेंस, मेराइन में हमारा 10% एनर्जी रूल एप्लीकेबल नहीं होता है और बायोमास आपका इन्वर्टेड है, बायोमास इन्वर्टेड है। क्या वो सही है? नहीं, बिल्कुल भी। पहली बात तो ये 100% ये यूनिवर्सल है, आप चाहे किसी भी बात कर लो, आप डेट्रेटस की, ग्रेजिंग की, मेराइन, टेरेस्ट्रियल, कहीं भी बात कर लो, 10% रूल हर कहीं लगेगा तो गलत हो जाती है, पहले ही गलत हो गई, क्योंकि एवरी लेवल स्टिल गेट 10% ऑफ एनर्जी फ्रॉम द लोअर लेवल। इट्स ट्रू, यूनिवर्सल बात है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारे पास असरेशन रीजनिंग वाले हैं, क्वेश्चंस हम डायरेक्ट लेंगे, हम यहां से इधर से नहीं देखेंगे। ठीक है, आपको पता है ना, पहला है कि ए आर दोनों ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दोनों में, ठीक तो दोनों है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, पहले वाले में ए ठीक है आर गलत है, तो इसके अकॉर्डिंग हम पहले देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमको पता है ऑप्शंस कहाँ कहाँ है। तो असरेशन में पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे कह रहा है कि भैया असरेशन है कि कोकोनट एंडोस्पर्म इज मल्टी न्यूक्लिएटेड थ्रू आउट इट्स डेवलपमेंट, एंड रीजनिंग कह रही कि सम एंडोस्पर्म्स गो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ डिस्टिंक्ट सेल बाउंड्रीज। यस एवरीवन, बताइए क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो हमको एक चीज पता है, ये बिल्कुल सही कहा है इसने, कोकोनट एंडोस्पर्म इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड तो है ना, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, बिल्कुल है। एंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर डिवाइड करता है विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सेल बाउंड्रीज, इसीलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बिल्कुल सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए चला जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भैया डीएनए लाइगेज यूज नहीं होता पीसीआर में। देख लो, रीजनिंग, discontinuous fragments are not formed in amplification of DNA by PCR। बताइए
क्या ये सही है? तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, असरेशन भी ठीक है, रीजनिंग भी ठीक है और सही एक्सप्लेनेशन भी है। भाई हमारे डीएनए लाइगेज कहाँ यूज होता है पीसीआर में? कहीं हम डालते हैं? हम वहां पे डालते हैं डीएनए टैग पॉलीमरेज, न्यूक्लियोटाइड्स, प्राइमर्स, और हम नहीं डालते हैं कुछ भी बाबा, लाइगेज नहीं डालते हैं ना। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। आगे देखिए, असरेशन कह रहा है कि टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी while minimizing waste, it is recommended to reuse needles up to 2 times for the same person. ठीक है। Sterilization of needles eliminate all pathogen and ensure safety. अब देखो यहाँ पे एसरेशन ने क्या कहा, आप एक सुई से कैसे बहुत सारे बंदों को इंजेक्शन लगा सकते हो, किसी को एड्स हो तो दूसरों को फैल जाएगा ना, तो इट्स नॉट डन। ये एक पैथोजन हो सकता है, ये एक एसटीडी डिजीज है या फिर आपका ब्लड डिजीज है, वो फैल सकता है, तो हम ये चीज गलत है। स्टरलाइजेशन करना जरूरी है, रीजनिंग ठीक है। तो आपको पता है डी ऑप्शन जहां पे वो कह रहा था असरेशन गलत, रीजनिंग ठीक, डी। फिर असरेशन में कह रहा है कि न्यूक्लियर डीएनए एक्सट्रैक्ट करता है सेल फ्रॉम ए सेल विजिबल विद टू द नेक्ड आई, ठीक है। रीजनिंग बट अनसस्टेन प्लाज्मिक डीएनए रनिंग इन एगेरोजल इज नॉट। रीजनिंग कह रहा है प्लाज्मिक डीएनए इज ट्रांसपेरेंट बट न्यूक्लियर डीएनए इज नॉट। ऐसा है भाई, डीएनए सारे ही ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो रीजनिंग गलत, असरेशन ठीक है, ठीक है। अब हमारा सेक्शन बी देखिए। सेक्शन बी क्या कहता है कि भाई काव्या सेज, काव्या कहती है, एक लड़की है जिसका नाम है क्या, काव्या। काव्या कहती है कि प्लेसेंटा जो है ना रिलैक्सिन प्रोड्यूस करती है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रेगनेंसी में। इज सी करेक्ट एंड जस्टिफाई? नेम 2 अदर हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा ड्यूरिंग हार्मोन, यस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो क्या वो करेक्ट है? क्या वो करेक्ट है? तो लेट्स टॉक अबाउट इट। जब भी आप बात करते हो किसकी, जब भी आप बात करते हो रिलैक्सिन, ए की बात करें, उसने रिलैक्सिन के लिए बोला। रिलैक्सिन हार्मोन जो है, रिलैक्सिन हार्मोन इज सिक्रेटेड, ये कौन सिक्रेट करता है? सिक्रेटेड बाय ओवरी, ओवरी सिक्रेट करती है। बट काव्या ने कहा कि प्लेसेंटा कर रही है, तो भैया ये तो गलत हो गया। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारी जो काव्या ने कहा वो क्या हो गया भैया, गलत हो गया। तो इज शी करेक्ट? नो, आंसर विल बी नो, वो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि रिलैक्सिन जो है ओवरी बनाती है, ओवरी से रिलीज होता है, ना कि प्लेसेंटा से। दूसरा कहा कि कोई 2 अदर हार्मोन जो प्लेसेंटा बनाती है, कौन से बनाती है? HCG, ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। आपके पास ये क्या हुआ? HCG, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये सारे हार्मोन ही आपकी प्लेसेंटा बनाती है। इज इट करेक्ट और नॉट? इज इट करेक्ट और नॉट? तो आ जाएंगे नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, आगे देखिए। थैलेसीमिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज दैट कॉज एनीमिया कंडीशन इन एन इंडिविजुअल, ठीक है। A blood smear from a heterozygous individual show blood cells that there are small, pale, irregular shape along with the normal RBCs. ठीक है। अब state the genotype and phenotype ratio of offspring born to a carrier mother and thalassaemic father. Does the allele for thalassemia exhibit codominance and justify? Start it. Start it. इसने क्या कहा? क्या कहा है? इसने एक बोली है कि आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप बताना है। एक बच्चा हुआ है किसके बीच में? कैरियर मदर एंड थैलेस्मिक फादर, कैरियर मदर एंड थैलेस्मिक फादर। अब आपको पता रहना चाहिए कि जब भी आप थैलेसीमिया की बात करते हो, आप जब भी किसकी बात करोगे, जब भी आप थैलेसीमिया के बारे में बात करोगे, तो थैलेसीमिया में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। थैलेसीमिया क्योंकि ये ऑटोसोमल डिजीज है, क्योंकि ये कैसा है? ऑटोसोमल डिजीज है, तो यहाँ पे जो कैरियर कंडीशन है वो मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है। बोथ कैन हैव कैरियर कंडीशन। तो हमारे पास मान लो हम ए से डिफाइन कर रहे हैं, ए इज मदर, जो कैरियर है वो थैलेमैटिक कैरियर है, एंड बी इज फादर जो कि थैलेस्मिक है, यानी बीटी हो गया, एटी बीटी एटी
BT, ABT, ABT। यानी आपने यहां पे देखो 1:1 आई है जीनोटाइप, तुम देखोगे यहां पे देखो जीनोटाइप, 2 जीनोटाइप ऐसे वाले हैं, 2 ऐसे वाले हैं, 2:2 यानी कट कुट के 1:1 आ गई जीनोटाइप वाइज, और फिनोटाइप वाइज भी सेम आ गई। ये आपके कैसे हैं, ये आपके थैलेस्मिक हैं, और ये आपके कैसे आए, कैरियर आए। तो फिनोटाइप भी कैसे आए भैया, 1:1 आए। यदि आप यहाँ पे देखो तो आपके पास जो जीनोटाइप रेशियो आई वो भी 1:1 आई, और फिनोटाइप रेशियो आई वो भी 1:1 ही आई। 50-50% आपकी यहाँ पे आती है। 50 के पास सिम्पटम होंगे, 50 के पास नहीं होंगे, बट जिसके पास सिम्पटम नहीं होंगे कैरियर कंडीशन है बट उसके पास। फिर उसने कहा कि एलील जो है थैलेस्मिया के एग्जिबिट होते हैं कोडोमिनेंस में। इज इट सो? क्या कोडोमिनेंस में एग्जिस्ट कर सकते हैं विद अदर वन? है भाई, हो सकते हैं बिल्कुल। जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, जो हमारे पास आरबी बीटा अल्फा, अल्फा बीटा, हो सकता है एक एलील अल्फा वाला खराब हो, एक बीटा वाला खराब हो, तो अल्फा बीटा के बीच में कोडोमिनेंस हो सकती है। तो यस, इट इज पॉसिबल। अल्फा बीटा के बीच, यस, किसके बीच में, अल्फा एंड बीटा। अगर ऐसा थैलेस्मिया, अल्फा बीटा दोनों ही थैलेस्मिया है, माने कोडोमिनेंस है। ठीक है, आगे देखो, रति wants to grow variant of lactobacillus species in a bioreactor. Lactobacillus is anaerobic bacteria commonly used to start culture for dairy product. Shown below is a bioreactor she had in her laboratory. आपके पास ये इसने दिखा दिया है कि भैया ये वाला उसके पास बायोरिएक्टर है। लाइक यहाँ पे आपके पास ब्लेडर्स हैं, रिएक्टर है, एयर है, मीडियम है, अगाइगेशन सिस्टम है, पीएच है, टेम्परेचर सेंसर है, यहाँ से एफ्लुएंट भी आपका निकल रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है आइडेंटिफाई one component that should definitely not be present in the reactor to grow lactobacillus species and justify. Yes. बताइए, एक मिनट, did I missed something? अच्छा, 19th क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया। कोई, मैं कराती हूँ, इसके बाद कराती हूँ, पहले इसको करो। तो क्या चीज आपकी यहाँ पे एब्सेंट होनी चाहिए, जो यहाँ पे है? तो आपने ध्यान दिया, देयर इज अ पंप जो एयर दे रहा है, वो नहीं होना चाहिए। देयर शुडंट बी एनी एयर। हवा होगी, क्योंकि 0.5 में हाफ 1 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके ये। तो आपका एयर इनलेट जो है ये अब नहीं होनी चाहिए। एनॉर्बिक कंडीशन है ना, एनॉर्बिक कंडीशन है। आपको ये पता है कि मेरी जो कंडीशन है वो एनॉर्बिक है। एनॉर्बिक कंडीशन होने के बाद वहां पे नो एयर होनी चाहिए, कोई एयर नहीं है। स्पेशली एयर में ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। और ऑक्सीजन के लिए हमने 2 चीजें दे रखी हैं, है ना, क्या, सिस्टम इन पंप, राइट, वो नहीं होना चाहिए। यानी कि एयर इनलेट नहीं होना चाहिए। ना तो आपके पास इनलेट हो, एयर इनलेट हो, ना ही आपके पास स्पार्स हो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर एनॉर्बिक कंडीशन नहीं है तो आपका लैक्टोबैसिलस नहीं रहेगा। दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वांटिटीज जो दैट द सेंसर इन बायोरिएक्टर शुड मॉनिटर। 2 चीजें जो हमको होनी चाहिए। पहली बात तो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा तो बैक्टीरिया मर जाएगा, कम हुआ तो एक्टिव नहीं होगा, है ना, और वहां पे ऑक्सीजन ना हो, पीएच भी होना चाहिए। तो 2-3 चीजें आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप पीएच कह सकते हो, पीएच, टेम्परेचर एज वेल एज आपकी ऑक्सीजन, ये तीनों चीज आपकी होनी चाहिए। तीनों चीज आपकी, इसको मेजर करने के लिए, सेंस करने के लिए सेंसर्स होने चाहिए। अगर पीएच गड़बड़ में हुआ तो दिक्कत है, अगर आपका टेम्परेचर गड़बड़ हुआ तो दिक्कत है, ऑक्सीजन आई तो दिक्कत है। तो इन तीनों चीजों के लिए सेंसर्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इन तीनों चीजों के लिए सेंसर्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, तो आगे देखिए, आगे हमारे पास क्या है क्वेश्चन। हमारा एक 19th क्वेश्चन ऊपर छूट गया था, तो जरा उसको देख लेते हैं कि 19th क्वेश्चन जो कह रहा है, क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक्सप्लेन एनी 2 रीजन व्हाई द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव। आपको कोई भी 2 रीजन बताने हैं कि क्यों हमारा
ट्रीट नहीं हो पाता, वो पार्शियली ही इफेक्टिव क्यों होता है, ट्रीटमेंट अच्छे से हम उसको ट्रीट क्यों नहीं कर पाते हैं, ये हमको बताना है। देखो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो एड्स होता है, एड्स इज मेड अप ऑफ आपका कोज्ड बाय HIV वायरस। एंड वायरसेस की एक खास बात होती है कि इनका हाई म्यूटेशन रेट होता है। ये जो है ना 2 मिनट में म्यूटेट कर जाते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा होगा जब कोरोना हुआ था, कोरोना के नए नए वेरिएंट आ रहे थे, नई नई वैरायटी, मतलब वो अपने आप को चेंज कर रहे थे। तो वायरसेस की खास चीज है कि वो अपने जेनेटिक मेकअप को फटाफट से चेंज कर सकते हैं। वो अपने जेनेटिक मेकअप को वेरी करा सकते हैं, वेरिएशंस वहां पे आ सकती है फटाफट से। दूसरा ये जो है बहुत स्लोली काम करती हैं। तो बहुत स्लो काम करने का मतलब है कि बहुत ज्यादा टाइम में इनके बारे में हमको चीजें पता चल पाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक आ जाता है एक्सटेंडेड टाइम पीरियड, हमारा आ जाएगा एक्सटेंडेड टाइम पीरियड कि भैया बहुत ही स्लो ये काम करती हैं। और इस स्लो काम करने की वजह से हमको इनके फीचर्स, इनके जो सिम्पटम्स है दिखाई ही नहीं देते। अगर हम इसको दिखाई नहीं देगा, हमको पता नहीं चलेगा इसका अमाउंट कितना है, क्या है, डायग्नोस कैसे करेंगे। प्लस ये हमारे इम्यून सिस्टम को मार देते हैं, राइट। ये हमारे क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को अटैक करते हैं। अगर हमारा इम्यून सिस्टम ही ये डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसके ऊपर ही अगर ये अटैक करेंगे तो हम उसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उसको ट्रीट करेंगे हमको भी दिक्कत हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी को एड्स हो गया, राइट, तो उसको जुकाम भी होगा, तो उसको में बहुत तकलीफ होगी, तो भैया वो क्योर करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक तो वो ऊपर स्वर्ग सिधार जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये 2 रीजन के मैंने आपको 3 रीजन बता दिए, है ना। पेपर लिख देना, खुश हो जाएगा पेपर वाला। आगे देखिए, आपके पास यहाँ पे एक फूड चेन दिखाई है, शो बिलो इज अ फूड चेन, फॉलन लीफ, मिलीपैड्स, फंजाई, अर्थवॉर्म एंड सोइल। तो आपको बताना है कि मिलीपेड्स हैव हार्ड एक्सोस्केलेटन हुज कंपोजिशन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ लीफ, considering all other condition to remain the same, which step is likely to be slower between A and B and B to C and Y। अच्छा, आपको पता है मिलीपेड्स क्या होती हैं? डू यू नो मिलीपेड्स क्या होती हैं? बताओ, जल्दी बताओ भाई। चलो एक बार आप आंसर ही बता दो मुझे, कौन सा स्लो होगा। जैसे आपने लॉबस्टर्स वगैरह देखे होंगे, श्रिम्प व्रिम्प देखे होंगे, ऐसा ही होता है। इसके बाहर ना काइटिन की लेयर होती है। तो इसने यही तो कहा है, मिलीपेड्स आपके पास है, फॉलन लीफ, मिलीपेड्स, फंजाई, अर्थवॉर्म एंड सॉइल, है ना। मिलीपेड्स हैव हार्ड एक्सोस्केलेटन, जिसकी कंपोजिशन डिफरेंट है लीफ से। तो कंसीडरिंग ऑल अदर कंडीशंस टू रिमेन द सेम, कौन सी वाली सेम होगी बताओ, और कौन सी वाली आपकी स्लोवर होगी? आपकी स्लोवर कौन सी होगी? देखो आपके पास जब आप बात करो फॉलन लीफ, तो ये आपका कंप्लीट शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस आएगा। यहाँ पे कंप्लीट ऑर्गेनिक मटेरियल है, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल है, इजीली चला जाएगा, गायब। बट मिलीपेड्स आर मेड अप ऑफ काइटिन, मिलीपेड्स का एक्सोस्केलेटन है, ये काइटिन का बना होता है। और हमको पता है काइटिन, पैक्टिन, लिग्निन, इन चीजों को बहुत स्लो डिकम्पोज किया जाता है। ये बहुत आराम से डिकम्पोज की जाती है, स्लोली डिकम्पोज की जाती है। तो आपके पास A to B नहीं, B to C जाएगा। रीजन बीइंग काइटिन आर वेरी हार्ड टू डिकम्पोज, है ना। आपके पास लीफ है, लीफ में क्या होता है? लीफ में सेलुलोज होगा, सेलुलोज को इजीली हम डाइजेस्ट कर देंगे, बट काइटिन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन दिस फूड चेन? तो फ्लो तो एक ही होता है, यूनिडायरेक्शनल। A to B जाएगा, B to C, C to D, सिंपल है, A B C D, खत्म। ठीक है, A to B, B to C, C to D एंड D, खत्म। ठीक है जी, आगे देखिए, आपके पास और में भी एक आंसर है, क्वेश्चन है, और में भी क्वेश्चन है, ठीक है, जो कह रहा है कि भैया एक कोरल रीफ कैन बी रिगार्डेड एज एन इकोसिस्टम, मेंशन एनी 2 व्हाई। क्यों हम कोरल रीफ को इकोसिस्टम बोल सकते हैं? एनपीपी जो होगा कोरल रीफ का वो अप्रोक्स 200 ग्राम है, एंड द ग्रोस जो है वो 4000 ग्राम है। कैलकुलेट रेस्पिरेटरी लॉस, रेस्पिरेटरी लॉस कितना होगा ये आपको बताना है, बताइए आंसर क्या होगा। अच्छा, आपने कभी कोरल इकोसिस्टम देखा है?
डू यू इवन नो कोरल इकोसिस्टम क्या होता है? कोरल इकोसिस्टम कैसा होता है? समुद्र के नीचे, बिल्कुल आपने देखा होगा कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जहां पे आपके डायटम वगैरह बैठ जाते हैं, तो एक बिल्कुल समुद्र के बेस में मिलता है वो आपको, ऐसे बहुत सारे शेल्स आपको मिलते हैं वहां पे, वो कोरल सिस्टम होता है। तो पहली बात यस, बिल्कुल बिल्कुल वी कैन से कोरल रीफ भी एक इकोसिस्टम हो सकता है। क्यों कोरल रीफ हो सकता है, इसके पीछे रीजन जान लेते हैं। क्योंकि जो कोरल रीफ है ना, कोरल रीफ जो है ये एक सेल्फ स्टेबल, ये कैसा है, एक सेल्फ स्टेबल इकोसिस्टम है। और जो एक सेल्फ स्टेबल इकोसिस्टम पहले ही है तो वो थ्राइव क्यों नहीं करेगा भैया? बिल्कुल थ्राइव करेगा। थ्राइव करना मतलब जिंदा रहेगा। दूसरा, इसके पास वैरायटी है। इसके पास क्या है, यहाँ पे वैरायटी होती है। कि वैरायटी किसकी वैरायटी? बायोटिक कंपोनेंट की वैरायटी है। अलग अलग शेल है नो डाउट, बट अलग अलग है। एल्गी है, बैक्टीरिया है, प्लांट है, एनिमल्स है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, फिशेस विशेस, बहुत सारी वैरायटीज वहां पे है। और साथ में वैरायटी आपकी है किस चीज की? अबायोटिक की भी वैरायटी है। अबायोटिक कंपोनेंट से उसकी भी वैरायटी इसके पास है। वाटर है, सनलाइट भी आ जाती है, न्यूट्रिएंट भी है, सॉइल भी है। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल इंटरेक्शन यहाँ पे होती है और लाइफ सस्टेन्ड है। यहाँ पे लाइफ जो है सस्टेन्ड है, मतलब लाइफ यहाँ पे रहती है, जिंदा रहेगी। सेल्फ स्टेबल तो है ही, बट ये जिंदा भी रहेगी। फ्लो ऑफ एनर्जी आराम से रहता है। यहाँ पे आपके पास फ्लो होता है एनर्जी का, छोटी फिश बड़ी फिश को खा जाती है, ऐसे वाला पूरा फ्लो रहता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम हमारा कोरल्स का है, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी भी दिखाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करके खाना भी बनाती है, फिशेस उनको खाती भी है, फ्लो भी होता है ना, फ्लो भी होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है ना। तो आगे हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें कहा गया था क्या, कि हमारे पास जीपीपी कितनी थी? 4000। एनपीपी कितनी थी? 2000। मुझे तो ऐसे के ऐसे याद है। रेस्पिरेशन लॉस कितना होता है हमको पता है, जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। सो आर इज इक्वल टू व्हाट? इसको उल्टा सीधा भी कर सकते हैं ना। तो वी कैन से कि जीपीपी माइनस एनपीपी इज इक्वल टू आर। ये इधर भेज दी, ये इधर आ गया। ठीक है, तो यानी 4000 माइनस 2000 इज इक्वल टू 2000। क्या प्रॉब्लम थी इसमें? तो रेस्पिरेशन लॉस कितना हुआ आपका? कितना हुआ? 2000 कितना? सी मीटर स्क्वायर पर ईयर। सिंपल, बहुत सिंपल बेटा ये तो। आगे देखो आपका सेक्शन सी, जिसमें कहा गया है कि आपके पास एक बायोलॉजिस्ट है जो एक सेल सेक्शन देखता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, एंड सराउंडिंग में उसके टिश्यूज आते हैं, काउंट करता है वो नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ सेल्स। तो आपको बताना है स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, लीडिंग सेल, सर्टोली सेल एंड स्पर्मेटोगोनिया। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी सेल्स डिप्लॉयड है, दैट आर डिप्लॉयड कौन सी होंगी। तो आपको एक चीज पता रहनी चाहिए कि पहली बात तो जब आप बात कर रहे हो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, आप अगर बात कर रहे हो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, तो यहाँ पे दो चीजें मिलती हैं। एक तो जर्म सेल्स जिसके अंदर मियोसिस होता है तो आपका स्पर्म बनता है। मियोसिस होता है तो आपका क्या बनता है? स्पर्म बनता है। एंड दूसरा आपके पास सर्टोली सेल्स होती हैं, है ना, इसके अंदर है ये। बट इसके बाहर, इसके आउटर रीजन में लेडिंग सेल होती है। यहां पे आउटर लेडिंग सेल डिप्लॉयड होती है, सर्टोली सेल डिप्लॉयड होती हैं, जर्म सेल्स डिप्लॉयड होती हैं। और आपको स्पर्मेटोजेनेसिस तो याद होगा, जर्म सेल, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि डिप्लॉयड होगा, मियोसिस 1 होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉयड हो जाएगा, देन आपका स्पर्मेटोजोआ, ये हैप्लॉयड आ जाएंगे, हमको ये मालूम है। तो यहाँ पे जो जो इसने सेल्स बोले कि भैया हमारे पास कौन से सेल्स यहाँ पे डिप्लॉयड मिलेंगे, तो हमारे पास लेडिंग सेल्स, जो यहाँ पे लेडिंग सेल्स होंगे, लेडिंग सेल हमारा डिप्लॉयड होगा नो डाउट, है ना। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होएगा, प्राइमरी भी डिप्लॉयड ही होएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी तो डिप्लॉयड होता है। ये आपका हैप्लॉइड,
ये आपका हैप्लॉइड, सर्टोली सेल इज योर डिप्लॉइड, स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉइड। तो मैंने डिफाइन कर दिया, लेडिंग, सर्टोली, स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये सारे कैसे हैं, डिप्लॉइड। जो हार्मोन बनाते हैं, हार्मोन कौन से बनाएंगे, हमको पता है हार्मोन बनाएगा लेडिंग, कौन सा बनाएगा, एंड्रोजन, और कौन सा बनाएगा, है कोई और, नहीं, यही है, एंड्रोजन हार्मोन बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे कह रहे कपल है ट्राइंग टू कंसीव एंड स्टार्ट अ फैमिली, जो कंसीव करना चाहता है, मतलब दे वांट टू बी प्रेग्नेंट एंड फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, दे वांट टू स्टार्ट अ फैमिली, राइट। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक वुमेन, इफ वुमेन्स के पीरियड हो जाते हैं, वो रेगुलर पीरियड है, और जो 19 जुलाई को स्टार्ट होते हैं, व्हाट वाज द एस्टिमेट डेट ऑफ ओव्यूलेशन ऑफ प्रीवियस साइकिल, पहले वाले के कब ओव्यूलेशन रहा होगा इसका, कब रहा होगा इसका, हाँ, टेल मी, क्या होगा, इफ वुमेन पीरियड विच इज रेगुलर इज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट ऑन 19 जुलाई को वो स्टार्ट होने थे, व्हाट वाज द एस्टिमेटेड डेट ऑफ ओव्यूलेशन फॉर द प्रीवियस साइकिल। तो हमको पता है ना, 19 की अगर हम बात करते हैं, 19 की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, लेट कर लेते हैं ना, पीछे जाओ, हमको ये पता है 1 से 5 मेंस्ट्रुअल, 6 से लेके 14 अलग है, 15 से लेके 28 to 29 अलग है ना। तो यहाँ पे मेरा 19 जुलाई लाई करता है, यहाँ पे मेरा 19 जुलाई लाई करता है, तो मैं इसको 14 दिन पीछे लेके जाऊं, 14 दिन पीछे लेके जाऊं, कितना हो जाएगा, अप्रोक्स 15, 19 माइनस लगभग कितना, 19 माइनस 13, ठीक है, 13 भी क्यों, यस 13, यस 13 या 14 जुलाई को यहाँ पे होगा, ये 14 जुलाई आएगी यहाँ पे, मतलब 14 जुलाई तक पीछे गया, हम गए कहाँ पे, 19 जुलाई की बात है ना, चले जाते हैं 28 को स्टार्ट होता, तो ये 28वां दिन है, यहाँ पे ये 28वां दिन है, तो हमको 19 के 14 दिन पीछे जाना है, यानी कि लगभग आपकी ये 4-5 जुलाई पड़ेगी, लगभग आपकी 4 to 5 जुलाई पड़ेगी। अभी हर महिला में अलग होता है, बट हमारे पास एक साइकिल डिफाइंड है जहां पे हमको 29 डे पीरियड हो जाते हैं 16th डे से, तो हम जब पीछे जाएंगे एग्जैक्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5 जुलाई, 5 जुलाई, ठीक है। आगे देखिए, name the 4 important reproductive hormones, state whether their level will be high or low on the date identified in 1A, कौन से होंगे, एस्ट्रोजन हाईएस्ट लेवल होगा ओव्यूलेशन टाइम पे, ओव्यूलेशन का पूछा ना, एस्ट्रोजन हाई लेवल होगा। अब जब ओव्यूलेशन यहाँ पे हो रहा होगा, तो ओव्यूलेशन जब हाई होता तो कौन से हार्मोन होंगे, जब आपके पास, ये तो क्या हो गया जी 5 जुलाई, 5 जुलाई, बी ओव्यूलेशन का टाइम है ये इसका, ओव्यूलेशन, और ओव्यूलेशन के टाइम पे आपके पास एस्ट्रोजन होता है जो हाई होता है, FSH, LH ये भी कैसे होते हैं, हाई होते हैं, एंड आपके पास जो प्रोजेस्टेरोन होगा वो तो बिल्कुल लो ही होता है, प्रोजेस्टेरोन ये आपका लो होगा, दैट्स द आंसर, दैट्स द आंसर। आगे देखिए, आगे आपके पास है एज अ पार्ट ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक ART, व्हाट इज डेस्टिनेशन फॉर ब्लास्टोमियर विद इन काउंट ऑफ लेस देन 8 सेल्स एंड मोर देन 8 सेल्स। तो हमको पता है कि अगर 8 सेल से ज्यादा है, लेस की बात करिए, अगर आपकी ब्लास्टोमियर लेस देन 8 है तो इट इज फेलोपियन ट्यूब, अगर मोर है तो हमारा यूट्रस, अगर आपके पास लेस है तो फेलोपियन ट्यूब ज्यादा है तो यूट्रस। फिर कहा कि कुड बी रीजन बिहाइंड ट्रांसफरिंग टू डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई इन ए,
तो एम्ब्रियो जो हमारे मोर देन 8 होंगे वो जनरली हेल्दियर होते हैं, जो मोर देन 8 वाले होते हैं वो जनरली हेल्दियर होते हैं और बेटर चांस होता है उनका इम्प्लांटेशन का, हालांकि कम वाले का इतना चांस नहीं होता है, तो इसीलिए हम उनको यूट्रस में ही रखेंगे, फेलोपियन ट्यूब में नहीं रखेंगे। उसके बाद विच टेक्निक आर यूज्ड टू ट्रांसफर टू द डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई इन ए, तो कहां रखेंगे? अब मोर देन 8 की बात इसने करी है कि मोर देन 8 में हम कहां रखेंगे इसको भैया, तो हम यूट्रस में रखेंगे, ऑब्वियस सी बात है यूट्रस में, ठीक है। तो आपके पास दोनों कंडीशंस आती हैं, अगर आप यहाँ पे लेस 8 करते हो तो आपका जिफ्ट हो जाता है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब। अगर मोर देन 8 की बात करते हो तो आईयूटी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है ना। आगे देखिए, स्टेट एनी 4 फिनोमिना, कोई भी 4 फिनोमिनाज आपको बताने हैं, राइट। और ये जो फिनोमिना है, ये फिनोमिना आपके हार्डी विनबर्ग थ्योरम से मे नॉट होल्ड द ट्रू, जो आपके ट्रू ना होल्ड करे। अब मतलब कहने की बात ये है कि आपको हार्डी विनबर्ग जो तोड़ दे, अगर ये फैक्टर्स आ जाएं तो आपका वो नहीं रहे। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप बात करते हो हार्डी विनबर्ग थ्योरम की, तो इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं? पहले नंबर पे जीन फ्लो, जहां पे हम एमिग्रेशन और इमिग्रेशन की बात करते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जहां पे बॉटल नेक इफेक्ट या फिर हम फाउंड्री इफेक्ट की बात करते हैं, बट आपको वो नहीं करना है। एनी म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन ना हो, रिकॉम्बिनेशन ना हो, और नेचुरल सिलेक्शन, ये चीजें इसको अफेक्ट कर सकती हैं। अगर ये चीजें हैं तो वहां पे आपकी चीजें नहीं होंगी, ठीक। दूसरा इसने कहा कि आपके पास हार्डी विनबर्ग में 100 इंडिविजुअल्स हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी, ये फिक्स क्वेश्चन है, अगर आएगा तो ऐसे ही आएगा, है ना। यहाँ पे एलील है, फ्रीक्वेंसी A 0.3 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील छोटा a इज 0.7 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस जीनोटाइप इज 0.49। तो आपको बताना है इज दिस पॉपुलेशन इज हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम एंड जस्टिफाई। तो देख लेते हैं, आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आता है तो तभी ये फॉलो करती है, या फिर आपके पास p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 आता है तो ही ये फॉलो करती है। बट क्योंकि वहां पे उसने हेटेरोजाइगस जीनोटाइप ऑलरेडी बता रखा है तो वो चीजें हमारी नहीं है। उसने कहा पी स्क्वायर जो हमारा है, ए की फ्रीक्वेंसी जो हमारी है वो 2 है, बड़े ए की। आपके पास वहां पे हेटेरोजाइगस कंडीशन थी, उसकी फ्रीक्वेंसी उसने कितनी बताई, 0.7 बताई, राइट। 0.7 बताई, ज्यादा बताई थी, 0.7, यस। देखो इसने ये ए इज 0.49, ए इज 0.49, 0.49। अच्छा मतलब इस यहाँ पे 49 इसने अगर बताया भी है, वैसे तो इसने 3 यहाँ पे बताया है, ए इज दिस, दिस इज दिस एंड दिस इज 7। तो हमको जो 2pq की वैल्यू जान लेनी है ना, हमको इतना कंफ्यूजन क्यों करना है। हमको पता है 2pq इज शुड बी दिस 0.49, ये हमको पता है, ये हमको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसने कहा ए की फ्रीक्वेंसी इज 0.3, छोटे ए की फ्रीक्वेंसी 0.7, उसके बाद उसने कहा इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 0.49 है। तो हमको अगर जानना ये, तो हमको पता होना चाहिए कि 2a इज इक्वल टू 0.49 होना चाहिए था। 2 इंटू में 0.7 इज 0.3 इज इक्वल टू व्हाट बेटा, इज इक्वल टू व्हाट, ये पहले इनको करो मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, नहीं पहले इनको करना पड़ेगा ना मुझे, 21, 42, 0.42, क्या आया 0.42। इन्होंने क्या बताया था 49, तो डज इट, नो, क्योंकि वहां पे उन्होंने 4.9 बताई है और हमारे पास आंसर क्या आया है 0.42 आया है। तो इसके अकॉर्डिंगली ये वाली जो पॉपुलेशन है ये इक्विलिब्रियम है, तो आंसर भी नो। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर 0.42 आ रहा है, ठीक है।
क्लियर है? आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, स्टेट वेदर ऑफ दीज स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फ्लोकस रिड्यूस द पॉल्यूशन इन वाटर बाय इंक्रीजिंग इट्स BOD। माइकोराइजा इज द टाइप ऑफ पैरासाइट रिलेशनशिप इन विच ओनली द टाइप ऑफ प्लांट बेनिफिट फ्रॉम द फंजाई। तो देखो ऐसी बात है, फ्लोक जो होते हैं, फ्लोक क्या होता है, बैक्टीरिया प्लस फंजाई। फ्लोक किसको बोलते हैं, बैक्टीरिया प्लस फंजाई को ही हम फ्लोक बोलते हैं। और फ्लोक ही ऑक्सीजन को यूज करेगा एंड कार्बनिक मैटर को खाता जाएगा। तो इट्स ट्रू कि हमारे पास जो फ्लोक है वो पॉल्यूशन को डिक्रीज करेगा, पॉल्यूशन इन द वाटर बाय इंक्रीजिंग इट्स BOD। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, इसमें कोई भी गलत बात नहीं कही गई है, ये बिल्कुल ट्रू है, ट्रू है। क्योंकि जितना ज्यादा फ्लोक जितना ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर खाएगा, तो आपका पोल्यूशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब माइकोराइजा एक ऐसी पैरासिटिक रिलेशनशिप है जहां पे प्लांट बेनिफिट होता है फंजाई से। नो, ये पैरासिटिक नहीं, एक म्यूचुअलिज्म है बेटा। कैसा है, म्यूचुअलिज्म, जहां पे आपके पास सिम्बायोटिक रिलेशन होता है प्लांट के बीच में और आपके फंजाई के बीच में। फंजाई जो है आपके प्लांट को सैलिनिटी से, ड्रोट से और अदर पैरासिटिक चीजों से बचाती है, वहीं पे प्लांट उसको फूड देता है। इट इज अ सिम्बायोटिक प्रोसेस, म्यूचुअलिज्म प्रोसेस, नॉट एन पैरासिटिक। तो ये आपका फॉल्स हो गया। आगे आपके पास है इरिथ्रोपोइसिन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन that is otherwise naturally produced in kidney when the body become anemic, ठीक है। and however this does not happen in case of chronic renal disease where kidney function is lost. Apitine alpha is a human erythropoietin produced in the cell culture using recombinant DNA technology. The cell culture is called Namlava cells. A human cell culture, there are 8 exons and 7 introns in a single gene that encode the hormone whose sequence is known. Explain step by step process that should be followed by producing human erythropoietin in the culture. तो इसके अंदर तो क्या ही है, हमको यहाँ पे क्या ही करना है, क्या करना है हमको, बहुत आसान है, वेरी इजी। अरे हम उसको डायरेक्ट वहां से भी कर सकते हैं ना, वी आर हैविंग आंसर्स ना, राइट, वी आर हैविंग आंसर्स, तो हम वहां से कर लेते हैं। लिखना पड़ेगा बहुत ज्यादा, इतना हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, 1 घंटा होने वाला है। एंड अगर हम इसमें भी दिक्कत करेंगे तो फिर समस्या ही क्या है, हमारे पास है ना इसका जुगाड़। चलिए देखो, हमको क्या करना है, सबसे पहले हम कोई भी सीक्वेंस लेंगे एक्सोन्स का। इंट्रोन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि कॉर्डिंग हमारा एक्सोन होता है। एक्सोन का सीक्वेंस लेंगे जिससे डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल आपका बन जाएगा। उसके बाद उस डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल से हम एक एप्रोप्रिएट वेक्टर में डालेंगे और उसके बाद जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बना है उसको एक बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे एंड हमारे सेलेक्ट कर लेंगे उन सेल्स को जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट वेक्टर चला गया है। उसके बाद उसको हम एम्पलीफाई करेंगे PCR से, वेक्टर को, रिकॉम्बिनेंट को, एंड जीन थेरेपी से, अदर मेथड से हम उसको किसके अंदर डाल देंगे, हम उसको डाल देंगे भैया होस्ट के अंदर, और हम ग्रो कराएंगे उसको बायो प्रोसेसर्स में और प्योरीफाई करके लेटर ऑन दे देंगे। सिंपल, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। आगे देखो, आपके पास एक और गिवन है जहां पे गिवन है कि टुडे मैनी जेनेटिक डिसऑर्डर कैन बी डिटेक्टेड बाय अ सिंगल सेल फ्रॉम एन एम्ब्रियो। This help in planning the child healthcare in advance. In some cases, even treated the disorder while the baby is still in womb. Identify a biotechnology that can use this purpose and give a reason. तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे PCR का। क्यों हम PCR की बात कर रहे हैं, क्योंकि PCR से ही हमको वो डिसऑर्डर पता चलेगा, हम एम्पलीफाई कर पाएंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को, हम क्या कर पाएंगे, एम्पलीफाई कर पाएंगे। और जब हम एम्पलीफाई कर देंगे तो हमको क्या होगा जी, क्या होगा, एम्पलीफाई करेंगे, हम उस चीज को आसानी से देख पाएंगे। तो फर्स्ट विल बी कॉल्ड एम्पलीफिकेशन, दैट इज प्योरिफिकेशन, आपका यहाँ PCR में आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड PCR। एंड फिर क्वेश्चन है कि कैन द टेक्निक आइडेंटिफाई ए कैन बी यूज्ड टू प्रेजेंस ऑफ RNA वायरसेस, क्या हम PCR को RNA वायरस के लिए कर सकते हैं? तो आंसर विल बी यस, बिल्कुल हम उस चीज के लिए भी कर सकते हैं, हम PCR से कुछ भी कर सकते हैं एम्पलीफाई, वेदर इट इज RNA वेदर इट इज DNA। तो आंसर विल बी यस, यस बिल्कुल ठीक है। आपके पास स्टडी है, इन अ स्टडी comparing two continent Antarctica and Asia, species area relationship were investigated using the following data। इधर पैरामीटर एरिया का है, रिग्रेशन कोफिशिएंट का था एंड इस तरफ वाई इंटरसेप्ट का था। ये आपका पास यहाँ पे क्या है, एरिया, रिग्रेशन कोफिशिएंट, वाई इंटरसेप्ट। तो आपको क्या करना था, यहाँ आपको बताना है कि कैलकुलेट द स्पीशीज रिचनेस वैल्यू फॉर ईच रीजन।
आपकी स्पीशीज रिचनेस वैल्यू क्या होगी वो हमको निकालना है, वो हमको क्या करना है जी, निकालना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए यहां पे हमारा कौन सा फॉर्मूला आता है, कौन सा फॉर्मूला आता है भाई, डू यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे? इसने कैलकुलेट स्पीशीज रिचनेस इसने बोला है ना, स्पीशीज रिचनेस इसने बोला है, तो यही आ जाते हैं, हमको पता भी रहेंगी चीजें, है ना। तो आपको पता है कि हमारी स्पीशीज रिचनेस इज इक्वल टू व्हाट बेटा, इज इक्वल टू व्हाट, पहले आपका जो इनिशियल स्पीशीज थी, पहले वहां पे जितनी इनिशियल स्पीशीज थी, हमारा वाई इंटरसेप्ट आएगा यहाँ पे सबसे पहले, वाई इंटरसेप्ट, राइट, देन हमारा एरिया, देन हमारा एरिया, एंड देन उसके बाद हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट, दिस, ये हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट, यही हमको करना है, यही हमको करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है सारा, हम इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, व्हेन वी विल मल्टीप्लाई दिस, तो आंसर विल बी 70 इंटू 10 की पावर 6, ऐसे के ऐसे, ठीक है। और एशिया के लिए, एशिया के लिए क्या आएगा, एशिया जिसको हम कहते हैं, इसके लिए 44 इंटू 10 की पावर 7 आ जाएगी, क्योंकि एक 0 है ना यहाँ पे, इसको हम पावर में लगा देंगे, ठीक है, क्लियर है। ये मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना। बेस्ड ऑन ए, कौन सा ज्यादा है भैया, सीधी सी बात है, कौन से वाला ज्यादा है, एशिया है, क्योंकि वैल्यू कितनी है 770 है वहां पे, तो एशिया, एशिया। चलिए यहाँ पे आपके पास एक वेक्टर गिवन है, ये वेक्टर आपका है एक वेक्टर Z6994 बीपी वाला, एंड यहाँ पे आपको बताना है क्या, यहाँ पे आपको एक क्लोनिंग वेक्टर Z कमला ने यूज करा है रिकॉम्बिनेंट के लिए, उसके जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए। तो इस वेक्टर के अंदर आपके पास 3 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, वी कैन सी HCl, HIND3 एंड HCl अगेन यहाँ पे, एंड EcoR1, HIND3, HCl, HIND3 एंड EcoR1। आपके पास अगर आप देखोगे HCl 2 है, HIND3 2 है, EcoR1 1 है। तो आपसे कहा क्या पूछा जाएगा, जो भी पूछा जाएगा, तो रेस्ट्रिक्शन साइट्स आपकी एंजाइम की सेम है, प्रेजेंट जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, 2 ORI सीक्वेंस, देयर आर 2 ORI सीक्वेंस, one allow it to replicate Escherichia coli and another allow in the zygmus mobiles, okay. Apart from this, vector consists of 2 antibiotic genes, जिसको tetracycline and CMLC यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका टेट्रासाइक्लिन के लिए इधर है, एंड हेयर इज योर CML जो आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट सीक्वेंस है। तो आपको बताना है एडवांटेज ऑफ हैविंग 2 ORI सीक्वेंस इन द सेम वेक्टर। आपके पास ORI अगर आप देखोगे तो यू विल हैव 2 ORI, वन इज ORI हेयर एंड सेकंड इज ORI हेयर, जिसके बारे में इसने बोला भी था कि हमारे पास यहाँ पे 2 ORI है, 2 ORI, एक जो रेप्लिकेट में हेल्प करती है, दूसरा जो रेप्लिकेशन कराती है जाइमोनस मोबिलिस की, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्या फायदे हैं 2 ORI के, और आपकी सिचुएशन क्या होगी जो आपके लिए यूजफुल होगी। तो पहली बात तो भाई जब वेक्टर रेप्लिकेट करेगा वो डिफरेंट होस्ट में कर सकता है ना, आप अलग अलग होस्ट ले सकते हो, यू कैन यूज मल्टीपल होस्ट, है ना, मैनी होस्ट यू कैन यूज, एक से ज्यादा होस्ट में आप कर पाओगे, इक्वलाई में भी कर पाओगे, दूसरे वाले में भी कर पाओगे जिसका नाम इन्होंने दिया है ना। तो ये तो फायदा है ही है, नो डाउट। और हम बैक्टीरियल जीन्स ऑफ इंटरेस्ट जब अपने इसमें डालेंगे तो वहां पे वो भी रेप्लिकेट करेगा, बैक्टीरिया में भी डाल सकता है एंड आपका प्लांट में भी, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है एक बैक्टीरिया है एंड आपके पास जाइमोनस नोबिलिस, दिस इज अ प्लांट। तो यानी आप ये प्लांट के लिए भी यूज कर सकते हो और बैक्टीरिया के लिए भी यूज कर सकते हो, तो ये इसका एक बेनिफिट है। फिर उसने बोला कि अगर आपके वेक्टर को कट करना हो HIND3 पे तो व्हाट वुड बी क्लोनिंग ग्राउंड्स ऑन द मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन डेफिनेटली कंटेन। तो ऐसी बात है जो अनकट वेक्टर होगा जीन ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है, इफ द वेक्टर वाज कट यूजिंग HIND3 what would cloning grows on the medium containing tetracycline definitely contains, suggest which 3 restriction enzyme would be suitable for insertion of gene of interest, give to advantage of using the enzyme chosen by you। तो हम जो चूज करेंगे वो कौन सा चूज करेंगे भैया, EcoR1 करेंगे। EcoR1 क्यों करेंगे, क्योंकि अगर आप देखो तो जो बाकी के 2 थे ना, इधर अगर आप इनको देखो तो हमारे पास यहाँ पे CL1, HIND3,
ये दो दो फ्रेगमेंट, मोर फ्रेगमेंटेशन होगा, मोर कॉम्प्लिकेशंस होगी। आपके पास इको R1 के लिए एक ही है, यू आर हैविंग इको R1 एक ही साइट, तो एक साइट से ज्यादा फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। तो फ्रेगमेंटेशन को अवॉइड करने के लिए आपका प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी, इसलिए हम यूज कर सकते हैं उसको। फिर कि सेकंड वन, डिसएडवांटेज यूजिंग अदर टू रेस्ट्रिक्शन, जो हम नहीं चूज करेंगे। क्यों नहीं चूज करेंगे, मैंने भी बताया, बहुत सारी फ्रेगमेंटेशंस हो जाएंगी, बहुत सारी फ्रेगमेंटेशंस होगी, जिससे कॉम्प्लिकेटेड रिकॉम्बिनेंट वेक्टर आपका बन सकता है। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट देखिए, आपके पास एक प्रीडेटर है Y, एंड आई हेट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस ना, ग्राफिकल, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। सिंपलेस्ट देना चाहिए इनको, कि आपके पास एक प्रीडेटर Y शो कर रहा है एक इमेज के अंदर, इज अ टाइप ऑफ वाइल्ड कैट, ठीक है, एंड फॉरेस्ट एंड प्रे प्राइमरली ऑन X which are herbivores shown below on the data respective population over time। इसने बोला है कि what is likely cause for pattern seen in prey and predator population through the years। ऐसा क्यों है कि ये जो हमारा हो रहा है कि एक तो ऐसे ऐसे हो रहा है, एक दोनों ही नीचे जा रहे हैं, दोनों ही ऊपर जा रहे हैं, दोनों नीचे, दोनों ऊपर, दोनों नीचे, दोनों नीचे, ऐसा क्यों है ये, why so ऐसा क्यों है। देखो, जब आपके पास एक प्रे ऐसे शेर और शिकारी की होती है, अगर हिरण कम हो गई ना तो शेर भी तो मर जाएगा, अगर हिरण नहीं रहेगी तो शेर भी नहीं रहेगा। तो अगर आपके पास प्रे X है, Y आपका प्रेडेटर है, तो आपके पास वहां पे डिपेंडेंसी आ जाती है ना, ज्यादा प्रीडेटर्स, मोर प्रीडेटर्स कंज्यूम द प्रे। तो एकदम से आपके एक शेर बहुत सारी हिरणों को खा जाएगा, एक को तो खाएगा नहीं, बहुत सारी को खाएगा, तो शेर एक गिरेगा बट हिरन बहुत सारी गिरेंगी। तो एक रीजन ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा, वहां पे हो सकता है इनफ प्रे ना हो, तो प्रेडेटर भी गिर रहा है नीचे, है ना, और जब उगरी है तो प्रे प्रेडेटर दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, कोरिलेशन तो चल ही रहा है इनका बेचारों का, है ना। सकता है एक टाइम पे दोनों कम हो गई हो, फिर एकदम से दोनों बड़ी हो, नेवर नो। आगे बात, हाइपोथेटिकली इफ ऑल प्रेडेटर इन द फॉरेस्ट बिकम एक्सटिंक्ट, अगर सभी प्रेडेटर एक्सटिंक्ट हो जाए, क्या होगा वेजिटेशन का, वेजिटेशन खत्म हो जाएगी, वेजिटेशन स्लोली गायब, खत्म, एक्सटिंक्ट। Consider a situation where another similar species of predator immigrant to the forest, what is likely to happen over time। अगर कोई दूसरा similar species का predator अगर आ जाता है, तो वहां पे अगर आपके ऐसा कंडीशन आएगा तो हमारे पास ना दो स्पीशीज compete करेंगी आपस में, inferior वाली गायब हो जाएगी और dominant वाली अपने आप को सस्टेन करा लेगी, ठीक है। और प्रे तो खत्म ही हो जाना है, प्रे खत्म होगा तो एक टाइम पे वो भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, Zulon is a chemical produced naturally most part of black walnut part and chemical leads into soil when the plant falls. This leads to death of many plants that grow around the black walnut plant. Identify the type of ecological interaction black walnut and other plant। तो ब्लैक वॉलनट तो बड़ा ही घातक है ना, बड़ा ही घातक है। तो ऐसा क्या है इसके अंदर, तो इसके अंदर अमेंसिलिज्म है। ब्लैक वॉलनट का कोई फायदा नहीं है पर दूसरे का नुकसान है, तो दिस इज कॉल्ड अमेंसिलिज्म। नेगेटिव इन जीरो जब होता है, दिस इज अमेंसिलिज्म, क्योंकि ब्लैक वॉलनट को नुकसान भी नहीं हो रहा, फायदा भी नहीं हो रहा, बट प्लांट को नुकसान हो रहा है। आगे देखिए, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ एम करती है, इंक्रीज करेगी ताकि वो एसटीडी के लिए अवेयर हो, है ना। तो भाई पहली यहाँ पे व्हाट कुड बी द आइडियल टारगेट एज ग्रुप फॉर द एनजीओ, क्या टारगेटेड आपका रहना चाहिए, कौन सा एज ग्रुप आपका रहे। तो मैं कहूंगी टीनेजर्स जो होते हैं, जो 15 अरे रे जो टीनेजर्स होते हैं वो ले 15 से लेके 24-25 साल तक के बच्चों को ले, क्योंकि उनमें ज्यादा इशू पाया जाता है। दो पोटेंशियल लॉन्ग टर्म हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जो अगर अनट्रीटेड रह गई तो एनजीओ को उनको एजुकेट करना चाहिए। देखो पहली बात तो ये, उनका अगर उनको बीमारी हो गई तो बच्चे नहीं कर पाएंगे, इनफर्टिलिटी पहला क्या आ जाएगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगी, बच्चे नहीं पैदा हुए, इनफर्टिलिटी। दूसरा, उनकी बॉडी को भी तो पेन होगा ना, डिस्कंफर्ट होगा, पेन होगा, क्रॉनिक पेन होगा। दूसरा, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, फिर वो दूसरों को भी तो बीमारी कर सकते हैं। तो वी आर हैविंग 4 रीजंस। पहला तो क्रॉनिक पेन,
यहाँ पे आपका आंसर मिल जाना चाहिए भाई। ये मैं क्यों नहीं खोलती हूँ, ये सरकार ने भी दे सकती है पर मैं नहीं मानती, इसको मैं ओपन करना चाहिए ना, तभी तो काम चलेगा। तो पहला तो क्या होगा भाई, क्रॉनिक पेन एंड डिस्कम्फर्ट, फिर इनफर्टिलिटी, लोअर इम्यूनिटी एंड ज्यादा रिस्क टू अदर इन्फेक्शन, हाई रिस्क ऑफ ट्रांसमिटिंग डिजीज टू अदर। ठीक है जी। अब आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्या कह रहा है इसने, आगे कहा कि भैया मेंशन वन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो एसटीडी के लिए वो कर सकता है, तो एक ही है, दैट इज कॉन्डम, ओनली कॉन्डम। इसके अलावा कोई दूसरा ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है जो एसटीडी को प्रिवेंट करता हो, ओनली कॉन्डम इज द वन जो कि प्रिवेंट करता है। वो एक बैरियर की तरीके से होता है जहां पे बॉडी फ्लूइड्स मिक्स नहीं हो पाती है। स्टेट टू कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डू नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एसटीडी। क्यों, कौन सी नहीं कर पाई, आईयूडी नहीं कर पाएगी, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव, क्योंकि ब्लड की मिक्सिंग या फ्लूइड की मिक्सिंग हो जाती है, फ्लूइड की मिक्सिंग को प्रिवेंट नहीं करती है। फिजिकल बैरियर हमको चाहिए होता है, दे आर नॉट फिजिकल बैरियर, राइट। आगे हमारे पास देखो, हाँ, आगे हमारे पास कह रहा है कि भैया एमए एंड ललिता एक्सपेक्ट करते हैं अपना पहला बच्चा, एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड, एंड ललिता इन हर सेकंड मंथ प्रेगनेंसी विद नो कॉम्प्लिकेशंस। एमए's फैमिली हैज अ हिस्ट्री ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस व्हाइल ललिता फैमिलीज हैज अ हिस्ट्री ऑफ डाउन सिंड्रोम लीडिंग टू द कंसर्न फॉर द बेबी मे हैव वन ऑफ दीज कंडीशंस। सजेस्ट एंड एक्सप्लेन वे ऑफ टेस्टिंग इफ द बेबी इज रिस्क टू द एनी जेनेटिक डिसऑर्डर। तो पहला आंसर विल बी अमीनोसेंटेसिस। अमीनोसेंटेसिस हम लेंगे, अमीनोसेंटेसिस से बेबी का जो जेनेटिक मेकअप है वो हमको पता चल जाएगा वेदर उसको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो व्हाट विल बी द आंसर, अमीनोसेंटेसिस, जिससे हम एक अम्नियोटिक फ्लूइड का सैंपल लेंगे और उसकी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज को टेस्ट कर लेंगे। अगेन हमारे पास आता है इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वन और बोथ ऑफ एबनॉर्मेलिटीज पॉजिंग अ रिस्क टू द मदर हेल्थ मेंशन एंड वन पॉसिबल ऑप्शन फॉर वन ऑफ देम टू कंसीडर। कि भाई अगर ऐसी बात है ना तो हम मेडिकल टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर माँ की इसको प्रॉब्लम है, माँ को प्रॉब्लम अगर है, माँ की जिंदगी को प्रॉब्लम है, तो हम एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करेंगे, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही कर देंगे, 1 to 3 वीक्स में, सॉरी मंथ्स में। जस्टिफाई व्हाट कंडीशनिंग प्रोसेस मेंशन बी इज इलीगल। इलीगल कब होती है, इलीगल जब होती है ये प्रोसेस एमटीपी जब एक लड़की का सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाए और फिर हम लड़की के फीटस को गिराते हैं, तो उस केस में ये इलीगल होता है। आपके पास यहाँ पे एक पेडिग्री चार्ट गिवन है, एक्स सफर कर रहा है एल्बिनिज्म से एंड जिसकी वजह से एक विजन लॉस हो रहा है। आपको आंसर करना है कि इस पेडिग्री को देख के आपको कंप्लीट करना है कि जो ट्रेट है वो किससे लिंक्ड है, ट्रेट है किससे लिंक्ड और ये कैसा डिजीज है। पहली बात तो इफ यू आर सीइंग तो आपके पास फीमेल यहाँ, मेल यहाँ भी है, मेल टू मेल नहीं गया, मेल टू मेल नहीं गया, यानी इट इज नॉट वाई लिंक्ड, है ना। एंड यहाँ पे फीमेल अगर आप देख रहे हो तो हो सकता है फीमेल कैरियर हो, फीमेल कैरियर है, अब फीमेल तो एक्स एक्स से ही आया होगा, एक्स से रिलेटेड होगा तभी तो लड़की खराब है, हो सकता है कैरियर हो मम्मी, तभी यहाँ पे पॉसिबल हुई है चीजें। एंड अगेन एक्स हमको पता चल गया एक्स है, तो यानी एक्स है एंड रिसेसिव, क्योंकि यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो वी नो हमारा जो आंसर हो गया क्या हो जाएगा, एक्स रिसेसिव, एक्स एंड रिसेसिव। ठीक है, फिर गिव ए रीजन टू सपोर्ट योर आंसर ए। भैया सीधी सी बात है, अगर हमारी पहली मम्मी में दिख रहा होता तो होता ना, एक्सप्लेन तो वही हो गया कि अगर इसमें आया, इसमें कहां से आया, इसमें एक्स क्रोमोसोम से आया होगा, ये लड़की है, इट्स अ गर्ल, ये हमारी क्या है, लड़की है, यहाँ पे एक्स एक्स हुआ होगा, एक एक्स यहां से आया, एक एक्स यहां से आया, ये डिजीज है, यानी कि एक्स में गड़बड़ है, एक्स में गड़बड़ है, राइट, एक्स में गड़बड़ है। अगर ऑटोजोम होता तो सभी में गड़बड़ होता, डोमिनेंट होता तो सब खराब होते, इसलिए रिसेसिव है, खत्म, मुद्दा ही नहीं। आइडेंटिफाई जीनोटाइप ऑफ PQRS, PQRS का जीनोटाइप, सारे सारे या तो कैरियर होंगे, ये मम्मी कैरियर है हमारी, ये हमारी एस, ऐसे मान लो, ऐसे कर लेते हैं, XY XC X, XCC XCX XCY। अरे लड़का ऐसा होगा XY वाला, ये नहीं है, ये लड़का भी XY होगा, इसको प्रॉब्लम नहीं है, एंड लड़की हमारी XCX हो जाएगी, मतलब XC तो मैं कह रही हूं बट ये आपका एक अलग, आप उसको वहां पे कहोगे
अल्बिनिज्म, ओ लिख लेना, वहां पे ओ लिख लेना, ठीक है। P आपका XY हो गया, Q आपकी XO X हो गया, ये आपका XY हो गया नॉर्मल, एंड ये R आपको पता ही है, हेयर ये हमारी कैसे वाली है, ये XO वाली है। अब यहाँ पे X आएगा, ऑब्वियस ही बात है ये हमारा X0Y हो जाएगा, नो डाउट, नो इश्यूज। चलिए यहाँ पे कुछ आपके न्यूक्लियोटाइड के गिवन हैं, हमको एक सीक्वेंस फॉर्म करना है। बाय दिस सीक्वेंस वी हैव टू फॉर्म अ प्रोटीन सीक्वेंस। क्या कुछ ऊपर आंसर है क्या यहाँ पे, क्या कुछ है ऊपर, नहीं। शो बिलो इज द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एंड द जेनेटिक कोड्स AGTC कोड करके। तो हमको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास 3 के ट्रिपलेट बनेंगे, 3 के ट्रिपलेट बनेंगे 1 2 3 4 5, इज इट सो? तो हमारे पास ये टायरोसिन बनता है ATG फॉर ATG। इसको हम उल्टा करो, mRNA बनाएंगे ना इसका, तो यहां पे आ जाएगा UACGCA, इधर ये, इसका क्या बन जाएगा UCU, इसका क्या बनेगा GAG, इसका क्या बनेगा CAU। तो UAC यानी टायरोसिन, ये टायरोसिन बना पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे आपके पास GCA एलेनिन, UCU यानी सीरानीन, GAG हमको पता है GAG ग्लूटामिक आता है, एंड CAU हिस्टाडामीन। डन, ये प्रोटीन का सीक्वेंस बनेगा। उसके बाद इसने बोला कि हमको ड्रॉ करना है एक tRNA मॉलिक्यूल जो 3rd कोडॉन की पोलैरिटी वाला होगा, 1 2 3, यानी कि इसकी पोलैरिटी वाला होगा, जिसका आंसर हो जाएगा AGA वाला हो जाएगा, करेक्ट है। फर्स्ट guanine base in the nucleotide sequence changes to cytosine। अब कैसे म्यूटेशन होगी? पहला ग्वानिन कहाँ है? पहला ग्वानिन आपका यहाँ है। अगर यहाँ पे साइटोसिन हो जाएगा तो सिर्फ ये चेंज होगा ना, CCA हो जाएगा। एंड वी ऑल नो CCA हमारा क्या है, CCA हमारा प्रोलिन बनता है, बस यहाँ पे सेराइन की जगह प्रोलिन हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। ठीक है। कोई म्यूटेशन सीक्वेंस होंगे, बिल्कुल सीक्वेंस होंगे। जब आपका प्रोटीन ही बदल गया तो बिल्कुल प्रोटीन सीक्वेंसेस होंगे। देयर इज नो आंसर इन दिस। अच्छा ठीक है, ये आपका और वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। इट्स आवर लास्ट क्वेश्चन जो हमको करना है। इसमें कह रहे क्लासिफाई द फॉलोइंग सिनेरियोस एज एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी एंड जस्टिफाई द आंसर। एक फीटस है, रिसीव करता है एंटीबॉडी अपनी मम्मी से, ये कैसा है? दिस इज अ पैसिव वन। पैसिव इम्यूनिटी हमारी ये होती है, एक्टिव होती है जो हमारी बॉडी में ही बनती है ना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो आपकी पहले ही एंटीबॉडी बनी हुई है वो हमारी पैसिव होती है। फिर कह रहे एक पर्सन एक्सीडेंटली कट हो जाता है ब्लेड से और लेटर रिसीव अ टेटनस शॉट, उसको टेटनस शॉट मिलता है। यहाँ पे कौन सी मिलेगी? यहाँ पे एंटीबॉडी एक्टिव बनेगी, हमारी बॉडी खुद की बनाती है यहाँ पे एंटीबॉडी। एक पर्सन रिसीव करता है एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम अ डोनर हु हैज बीन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट ए डिजीज, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी पैसिव इम्यूनिटी, हमको पहले ही मिल गई ना एंटीबॉडी वैक्सीन के थ्रू, उसके ब्लड में एंटीबॉडी होंगी, तो यहाँ पे भी हमारी पैसिव इम्यूनिटी हो गई। जोया को काट लिया एक एनाफिलस मॉस्किटो ने और इवनिंग में एक नॉन इन्फेक्टेड एनाफिलस ने काट लिया, तो जोया देन बाइट्स जाहिर इमीडिएटली, हाउ लाइकली जाहिर टू गेट मलेरिया? जस्टिफाई योर आंसर। तो ऐसी बात है, जाहिर को कुछ नहीं होगा भाई, क्योंकि मच्छर से फैलता है। आदमी अगर इंसान को काटेगा तो मच्छर नहीं फैलता है, जब जाहिर को मच्छर काटेगा तो ही प्रॉब्लम होगी, तो जाहिर को ऐसा कुछ नहीं होना है। ठीक है, आपका बाकी साइकिल आपको पता है। एंड पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द फैटिग, हाई फीवर, वेट लॉस हैज बीन ऑब्जर्व्ड, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लंप इन द रीजन बॉडी। ठीक है, किससे सफर कर रहा है? बॉडी लंप हो रहे हैं। अगर आपकी बॉडी लंप हो रही है मतलब कहीं गांठें सी कहीं पे बन रही है तो इट इज ट्यूमर, तो ये आपका मैलिजेंट ट्यूमर है। मैलिजेंट क्यों है? क्योंकि बॉडी में फैल रहा है ना, तो मैलिजेंट ट्यूमर।
4 तरीके जिससे हम डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो 4 तरीके कौन से हो सकते हैं हमारे, और किससे ये कोज हो सकता है, कोज्ड। पहली चीज तो आपकी जो कोज कर सकते हैं कार्सिनोजेंस, जो कि बायोलॉजिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल यानी वायरस, केमिकल हो सकते हैं, कोई टोबैको चू कर रहा है, आपका फिजिकल हो सकते हैं, फिजिकल माने एक्सरे गामा रे के अंडर आ जाता है, या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री रही हो, ठीक है। चलिए अब दूसरा टेक्निक जो हम इसको यूज करेंगे, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड टेस्ट, बायोप्सी, ये हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो दिस इज योर सेट 1 जो हो गया है कंप्लीट। नाउ विल मीट इन द सेकंड सेट। अभी के लिए इतना ही। गुड बाय एंड हैव अ नाइस एवरीवन। मिलेंगे नेक्स्ट सेट में।